नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। मुझे एक बात याद आई, पिछले साल की बात थी, जब मोदी जी ने टीवी पर आकर बोला था कि महाभारत 18 दिन में हमने जीता था, 21 दिन में हम कोरोना का वार जीत जाएंगे। और उस वक्त उन्होंने बोला था कि ताली पीटिए, ताली पीटने से क्या होगा, तो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी, आपकी प्रतिकारक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। फिर आपने बोला था बत्ती जलाओ, दिया जलाओ, थाली पीटो। ये थाली पीटने वाला जब कंगाल हो जाता है घर में, अगर थाली पीटते हैं तो घर कंगाल होता है, ऐसे हमारे यहाँ कहावत है। तो आपने ये सब करवा दिया था। इसके लिए आपने 24-24 घंटे का पहले अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन पहले बता दिया था सब कुछ। लेबर के लिए 4 घंटे पहले बताया था, क्योंकि लेबर के पास तो हमारे हेलीकॉप्टर थे ना सब, तो लेबर हमारे मर गए। उस वक्त लॉकडाउन लगाने का आपने कारण बताया था कि लॉकडाउन इसलिए लगा रहे कि मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास इतनी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ समय चाहिए, इसलिए आपने 21 दिन का लॉकडाउन किया था। अब 1 साल हो गया, 1 साल में भी अगर मेडिकल फैसिलिटी आप नहीं बढ़ा सके तो कितने सालों में बढ़ाओगी मोदी जी? आपने तो 60 महीने मांगा था, 60 साल के बनाम 60 महीने, 60 महीने में देश के हाथ में कटोरा दे दिए। अब कोरोना से आपने जो जीएसटी का पाप है, नोटबंदी का पाप है, वो कोरोना के नाम से आप टालना चाहते हो। और ये इसलिए लॉकडाउन करते हो कि जनता आपके सारे क्रियाकलापों से नाखुश है, और वो चाहती है कि आपके विरोध में आके सड़कों पर निदर्शन करे, प्रदर्शन करे, धरना करे। वो नहीं करना चाहिए, इसलिए कोरोना का आप डर दिखाते हो। और सारी सरकारें, मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे सारे नेता फिजिकल डिस्टेंसिंग में पहले ही रहते थे, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते थे। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग को आपने सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दिया, सोच समझ के दिया था, सोच समझ के दिया। क्योंकि हमने कई बार पोस्टर देखा था कि एमएलए को लाइए, सांसद को लाइए, और हमको 10,000 रुपये इनाम पाइए, 50,000 रुपये इनाम पाइए, क्योंकि वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में रहते थे। हमारे अफसर भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहते थे, उनका तो कोई लेना देना ही जनता से नहीं है, उनके भी पेमेंट व्यवस्थित चालू है, सांसदों की भी सारी सुविधा और एमएलए की सुविधा चालू है। और उससे और ज़्यादा चालू है कि पब्लिक को तो पैसा देना ही नहीं, पब्लिक में तो खर्चा नहीं करना है। आपका यहाँ का जो तरबूजा था, उसने सारे सांसदों का, एमएलए का पैसा दिल्ली में भेजा। भीख मांगता है, सुविधा मांगता है मुंबई शासन से, महाराष्ट्र के शासन से, और पैसा भेजता है दिल्ली शासन को। उद्योगपतियों को भी बोला आप दिल्ली शासन को पैसा लो, और दिल्ली शासन का पैसा किसका है, अकाउंट किसी को पता नहीं है, उसका ऑडिट होगा नहीं है, पैसा कहाँ गया पता नहीं है। भाई ये कौन सा बात है? और आपके एक जावड़ेकर जी आके बोलते हैं कि कोरोना की लस जो टीके थे उसको बहुत ज़्यादा आपने वेस्ट किया, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। मैं बता देता हूँ, वेस्ट करने में भी महाराष्ट्र का जो फिगर है वो 10वें नंबर पर है। सबसे पहले ज़्यादा तो वेस्ट अगर किसी ने किया होगा तो आपके शासित राज्यों ने किया है, उनको भी बर्खास्त करोगे? तो आपकी कथनी और करनी में फर्क होता है। आपको बराबर है जावड़ेकर जी, जो बोला था ना अर्नब गोस्वामी ने कि इसके जैसा चूतिया तो दूसरा कोई नहीं है। मेरे शब्द नहीं है जावड़ेकर जी, ये शब्द अर्नब गोस्वामी के हैं। अगर केस करना है तो उनके ऊपर करना। तो उन्होंने बोला था, उसी तरीके से आप स्टेटमेंट देते हो। आपका एक स्टेटमेंट था छिंदवाड़ा का कि वहाँ पर नेहरू जी, गांधी जी सारे फांसी पर चढ़ गए थे। आपका इतिहास और भूगोल सब संघियों का इतिहास और भूगोल गड़बड़ है। आप इतिहास करते नहीं हो, इतिहास आपके नाम से है नहीं, आप इतिहास गढ़ने का प्रयास करते हो। आपने हर वक्त यही काम किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु के नाम से वो रामदास लंगोटिया जो थे, उनको स्थापित करने के लिए आपने 65 किताबें लिख मारे। कम से कम 150 साल ये आपने प्रचार किया, और हाईकोर्ट के एक डिसीजन में स्थापित कर दिया कि रामदास की और छत्रपति की तो मुलाकात नहीं हुई थी। तो क्या आपके त्रिपुरा के सीएम का जो इंटरनेट था उस वक्त, उससे मुलाकात हुई थी? उससे ज्ञान दिया था रामदास ने? कैसे ज्ञान दिया था? ये झूठ बोलना बंद करो। और कोरोना से मैं विनंती करता हूं कि कोरोना से नहीं, भूख से मरेंगे। मैं पहले भी बोला था कि कोरोना से नहीं, भूख से लोग मरेंगे, अव्यवस्था से लोग मरेंगे। इतनी विपन्नता और इतनी बुरी हालत हो गई है अच्छे से उद्योगपतियों की, अच्छे अच्छे दुकानदारों की, कि कोरोना, इसके लॉकडाउन इसका उपाय नहीं हो सकता। लॉकडाउन उपाय नहीं है। आप बाकी के जो उपाय है उसको आजमाइए। लॉकडाउन करने से हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारी शहरी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी खत्म हो रही है। और एक बात और बता देता हूं कि लॉकडाउन ये कोरोना रोकने का उपाय है, ऐसा भी किसी जगह किसी साइंटिस्ट ने नहीं बोला। आपकी जो लस है उसके बारे में भी विवाद है।
आपके जो टीके हैं उसके बारे में भी विवाद है। आपके तो राम राज्य में कोरोना के नाम से रेबीज के टीके लगा दिए और उसमें से एक महिला सीरियस हो गई। अरे रेबीज के टीके ही लगाना था तो आरएसएस के लोगों को लगाना था, जो वक्त बेवक्त भौंकते रहते और काटते रहते किसी को, इनको लगाना था ना रेबीज के टीके। और राम राज्य में इनको ले जाके टीके लगाने के बजाय आपने इन ग्रामीण महिलाओं को वो टीके लगा दिए। क्या चल रहा है? और उसकी इंक्वायरी करोगे आप, यहाँ इंक्वायरी वहाँ इंक्वायरी, उसका अभ्यास, इसका परिचय, उसका समीक्षण, क्या करते रहोगे? यही शासन चलाएंगे और आपके पास में कोई मुद्दे नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? आपका कोई भी नेता बोलेगा पहले 370, उसके बाद में बोलेगा 3 तलाक, उसके बाद बोलेगा हिंदू मुसलमान, उसके बाद में बोलेगा मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ रही है। यही आपके पास में मुद्दे हैं। उसके बाद में अगर भाषण देने लगाए तो आप महिलाओं के कपड़े पर आओगे, किसी के खाने पर आओगे, किसी के पहनने पर आओगे, किसी के रहने पर आओगे, और उसके भी बाद में आओगे आप कि महिलाएं अगर पढ़ लिख गई तो क्या होगा? आपको पता है कि घर टूटते हैं। पढ़ी हुई महिला घर नहीं चला सकती है, तो महिलाओं के शिक्षण के विरोध में बोलोगे आप, हर एक के प्रोग्रेस के बारे में बोलोगे, और आप देश को 5000 साल पुरानी उसी संस्कृति में, आदिम संस्कृति में ले जाना चाहते हो। आपके बच्चे यूरोप अमेरिका में रहेंगे और हमारे बच्चे यहाँ कोरोना से भी मरेंगे, आपस में लड़ाई से भी मरेंगे, टूटन से देश बर्बाद होने की कगार पर आएगा। क्योंकि वी फाइंड आवर नेशनहुड में आपके संस्थापक दूसरे नंबर के जो गोलवलकर जी थे, उन्होंने बोला था कि जब तक देश में 95% लोग हैंड टू माउथ नहीं होंगे तब तक ये देश में कट्टर हिंदुत्व स्थापित नहीं हो सकता। उसके तरफ आप अग्रेसर हो। ये अब लड़ाई है अस्तित्व की। एक तो हम जिंदा रहेंगे या आप जिंदा रहोगे, क्योंकि कट्टर अगर हो जाता है देश तो अफगानिस्तान बनता है, पाकिस्तान बनता है, बाकी के जो इस्लामिक कंट्री जैसी बनी है वैसा बनता है, इराक बनता है। हमें अपना देश इराक बनते हुए नहीं देखना है, हमारा अपना देश अफगानिस्तान बनते हुए नहीं देखना है। हमको जीना है, और जीना है तो संघर्ष करना पड़ता। मुर्दाड़ों को जीना का कोई अधिकार नहीं होता, नपुंसकों को जीने का अधिकार नहीं होता है। तो इस वक्त संघर्ष की बारी है। जीएसटी वाले चुप रह गए थे, नोटबंदी वक्त चुप रह गए थे, लेबर कानून बदने चुप रह गए थे, एजुकेशन का पूरा लेबर आपके बच्चों को पूरा बंधुआ मजदूर बना दिया, चुप रहे। किसान चुप नहीं है और किसान चुप नहीं रहेगा। ये लॉकडाउन के समय में भी, कोरोना के डर में भी लाखों किसान सरहद पर बैठे हुए, दिल्ली के सरहद पर। आप उन वक्त बांग्लादेश में बोले थे कि बांग्लादेश की अव्यवस्था देख के और उसकी दुख देख के मैं तो सो नहीं सका, कई रातें सो नहीं सका। अब क्या गांजा पी के और अफीम पी के सोते हो? रेशम बाग का गांजा बुलाया आपने कि किसानों की दुर्दशा आपको दिखाई नहीं दे रही है? कौन से नशे में हो भाई? मोदी जी, नशे से बाहर आइए। ये सब मूर्खता नहीं, आपके हाथ से मूर्खता करवाई जा रही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कोई भी अकलवान आदमी इस तरीके के फैसले नहीं लेता। आपने पार्लियामेंट में बोला था कि हमने बाल विवाह के विरोध में कानून लाया था, आपने नहीं लाया था। हमने वो हुंडा विरोधी कानून लाया था, दहेज विरोधी कानून लाया था, आपने नहीं लाया था। और उस वक्त कोई बाल, कोई हुंडा, दहेज वाली बलि, कोई जाके धरना प्रदर्शन नहीं किया था। किसान कानून आपने बेमुरवत तरीके से उन अपने 2-4-10 उद्योगपति जो इस देश का शोषण कर रहे हैं उनके लिए लाया था आपने, और उस कानून को वापस लीजिए। आपने अगर बनाया होगा तो वापस लीजिए, नहीं तो उनको भी समझाइए, अडानी और अंबानी को समझाइए कि चाइना में जब एक शासन आता है, एक आदमी का शासन आता है, एक पार्टी का शासन आता है, तो जैक मा नाम का अली बाबा वाला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी हालत 3 महीने इसमें था, जेल में था। उसका पता नहीं चला, और अभी पता चला है $2.8 करोड़ उसके ऊपर फाइन हो गया है। तो मैं बता देता हूँ, अंबानी जी और अडानी जी, आपके भी पिछवाड़े में कब लाल किए जाएंगे, जब इनका कट्टरपंथियों का शासन आएगा। उस वक्त ना आपको छुपने की जगह मिलेगी, ना बैठने के लिए कोई कुर्सी मिलेगी, क्योंकि बैठने लायक आप नहीं रहोगे। ये ध्यान में रखिए। और ये बेकार के लॉकडाउन, बेकार के समस्याएं और बेकार के उपद्रव बंद करवाइए। नमस्कार।